अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना तो है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि पाकिस्तान के स्क्वाड में हुई है 2 तब्दीलियां, क्या हुई है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे फाइनली आमिर जो है वो वर्ल्ड कप 2026 में नहीं होंगे, कंफर्म हो गया। ये सरफराज को लेकर क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। आईसीसी ने पेनलाइज कर दिया है सिद्रा अमीन को, क्या हुआ है, क्यों डिमेरिट पॉइंट मिला है, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे, बड़ी आवाज उठ गई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर कि भाई नहीं होना चाहिए। पहले ये 2 मुल्कों को आपस में मिलाने का रास्ता होता था, अब इसके जरिए प्रोपेगेंडा होता है। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ एक भूल जाना। तो बात का खास करते हैं नवोन खबर के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि आज ऑफिशियली तौर पर जो हमारा शहर है वहां पर सर्दी का जो आप कह लेंगे दखूल हो गया है। सर्दी जो है वो आज से ऑफिशियली तौर पर दाऊद साहब फैंस बंद हो गए आज खत्म, आज से सब फैंस खत्म। आज की डेट नोट कर लीजिए, आज से सर्दी आ गई है। अपने अपने इलाकों का भी आप भी बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है आपके इलाकों में, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज सुबह से बारिश की जो कड़ियां हैं वो कंटिन्यू है। खैर दाऊद साहब, बारिश तो यहाँ पे हो ही रही है, साथ में स्क्वाड के हॉल से भी खबर आई है और वो ये आई है कि 2 लोगों को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। एक का नाम है आमिर जमाल और एक हमारे स्पिनर हैं यंगस्टर फैसल अकरम। उनको जो है स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। दाऊद साहब, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने एक जो है वो 42 साल जो है वो प्लेयर शामिल रखा हुआ है, स्पिनर, जिसको आपने समझ आ रही बैकअप पे रखा हुआ है। शायद आप उसको खिलाएंगे नहीं, आसिफ अफरीदी को, लेकिन नए लड़के को निकाल दिया। फिर आमिर जमाल जो एक ही आपका मतलब फॉर्मेट में नजर आता है टेस्ट में, उससे भी उसको रिलीज कर देना सही फैसला है या गलत फैसला है? क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक परफेक्ट ऑलराउंडर की तलाश में है। फहीम अशरफ मानते हैं कि वो बॉलिंग अच्छी कर जाते हैं, कभी कभार बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं, लेकिन वो परफेक्टली उस प्लेस को जस्टिफाई नहीं कर रहे। देखो, फैसला ये किया गया आज के इन दोनों को 11 में मौका नहीं मिलेगा जो आपके 2 टेस्ट मैचेस हैं, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अपने स्क्वाड को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया जाए और स्क्वाड से दोनों को ही बाहर कर दिया जाए। क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट थी उसने ये जब प्लान बनाया और उसने कहा कि हम आमिर जमाल को दोनों में से एक टेस्ट मैच में भी नहीं खिलाएंगे, और फिर यह भी फैसला कर लिया गया। साथ ही साथ कोच और आपके जो कप्तान साहब हैं उन्होंने फैसला अकरम के हवाले से भी कहा कि उनको भी हम मौका मुश्किल या दे पाए, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है उसमें भी हमारी प्लेइंग 11 कंफर्म्ड है। साजिद और नुमान दोनों को हम खिलाएंगे, आगा हमारे साथ ऑलरेडी बैकअप ऑप्शन रहेंगे, तो हम उनको नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए फिर दोनों को बाहर कर दिया गया और फैसला किया गया कि बेंच पे बिठा के रखा जाए और टाइम का वेस्ट किया जाए। इससे बेहतर है कि ये दोनों कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है आपकी, तो वहां पर एक्शन में दिखाई दे और खेलते हैं, और अगर हमें कोई जरूरत पड़ी तो बैकअप के तौर पे तो हमारे पास होंगे। पाकिस्तान में खेल रहे हैं, हम किसी टाइम भी इनको अपने स्क्वाड में एक दिन पहले भी चाहेंगे तो शामिल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इनको सिर्फ स्क्वाड में रखना और बेंच पे बिठा के रखना कोई मकसद नहीं है। तो दोनों को, फैसल अकरम को और आमिर जमाल को बाहर कर दिया। एक तरह से इनके लिए ये बेहतर भी ये होगा कि चलो ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल लेंगे, क्योंकि आपने वैसे भी इनको प्लेइंग 11 में तो खिलाना नहीं है। लेकिन दाऊद साहब, मैं कहीं ना कहीं जो है वो आमिर जमाल के फैसले से मैं एग्री नहीं करता। वो एक फॉर्मेट आपका खेलते हैं और लगातार आप उनको जो है उससे भी बाहर रख रहे हैं और लगातार ही बाहर रखी जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है पुअर डिसीजन है। ऑलराउंडर को तैयार फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जो पिचेस तैयार की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि हमें अगर जरूरत पड़ी भी तो हमें स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत पड़ सकती है, हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टीम मैनेजमेंट की सोच पाई गई है कि हम स्पिनर, क्योंकि जो विकेट्स है वो प्रॉपर स्पिनर के हिसाब से बनाई जा रही है, फुल टर्नर है। इवन कहा जा रहा है कि मैच 5 दिन तक भी शायद नहीं जाया जाएगा। 2021 के बाद से साउथ अफ्रीका का ये दौरा है, कोई लगभग 4 साल के बाद, और उस टाइम बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को जीत भी दिलाई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि आमिर जमाल की चूंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फुली स्पिन ट्रैक होंगे, इसलिए फैसला किया गया कि हमें आमिर जमाल की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि फैसल अकरम को आपको शायद आपको, मैं समझता हूं कि आपको उनको मौका देना चाहिए। वो इसलिए कि आगे अगर आप आगे वाइड बॉल की सीरीज में भी आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो वैसे ही बड़े एक जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके दिखाते रहे हैं, तो आपको रखना चाहिए था स्क्वाड में। लेकिन चले, अब आपने उनको कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भेज दिया, ये 2 तब्दीलियां कर दी हैं, आपने अपने स्क्वाड को थोड़ा छोटा कर दिया। खैर, इसके बाद जो आ रही है हमारे पास खबर वो आ रही है आमिर को लेकर। तो फाइनली ये फैसला हो चुका है कि अब आमिर आपको वर्ल्ड कप 2026 में जो नजर नहीं आएंगे। जो बड़ी आवाजें चल रही थी कि आमिर को लाइए, T20 वर्ल्ड कप में शामिल कीजिए, हारिस रऊफ की जगह पर डाल दीजिए, आमिर की हमें बड़ी जरूरत है। फाइनली आमिर ने खुद बोला, लेकिन साथ में आमिर ने सजेशन भी दिया कि जो सरफराज अहमद के हवाले से खबर आ रही है, तो उन्होंने कहा ये बड़ी जबरदस्त खबर है, वो एक अच्छे और नेक दिल के इंसान है, अगर उनको ये मौका मिलता है सिलेक्शन कमेटी में काम करने का तो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, जो आमिर की इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी स्पेशली सोशल मीडिया में, फिर हमने आकर आपको बता दिया था, कल भी आपको बताया था और इससे पहले भी बताया था कि मोहम्मद आमिर नहीं आ रहे। हारिस रऊफ के हवाले से भी एक अपडेट है कि अब हारिस रऊफ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी खेलेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ का सबसे बड़ा मसला यह आ जाता है कि वो
अपना, क्योंकि उन्होंने इतना फर्स्ट क्लास खेला हुआ नहीं है। लाहौर के अंदर के टैलेंट हंट प्रोग्राम से वो आए थे और वो ऐसा लगता है कि 4 ओवर के लिए बॉलिंग के लिए तैयार हुए हैं, या फिर मैक्सिमम वो ओडीआई में भी बॉलिंग करते हैं तो अच्छी बॉलिंग वहां पे भी नहीं करते, T20 में भी गुजारा कर रहे होते हैं। तो अब पीसीबी ने फैसला किया कि वो भी कायदेआज़म ट्रॉफी खेलेंगे और उस पर हारिस रऊफ ने भी अपना, आप कह लो कि वो भी एग्री हुए हैं। तो ये तो है, क्योंकि आमिर की जो बहुत बात की जा रही थी वो हारिस रऊफ के हवाले से बात की जा रही थी कि उनकी जगह इनको शामिल किया जाए। तो हारिस रऊफ फिलहाल अब कायदेआज़म ट्रॉफी भी खेलेंगे। अब जो पाकिस्तान का अब ये थोड़ा सा ऑफ टाइम रहेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम रेड बॉल खेलेगी। दूसरी तरफ जो वो मोहम्मद आमिर साफ साफ कह चुके हैं और जो फैंस की एक ख्वाहिश नजर आ रही थी कि शायद हमें मोहम्मद आमिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में वैसे ही एंट्री करते हुए नजर आ जाए जैसे 2024 में आए थे। तो मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि ना मुझसे पीसीबी में से किसी ने राब्ता किया और ना अब मैं खुद वापस आना चाहता हूं। अब जो मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं, ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। पहले मैंने 2024 में रिटायरमेंट जब वापस ली थी उस टाइम तो मैं अवेलेबल था वर्ल्ड कप के बाद भी, लेकिन उसके बाद मुझे खुद किसी ने पिक नहीं किया। जब पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया था, हमारी उनसे पर्सनल भी बात हुई थी, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि किसी ने मुझसे राब्ता ही नहीं किया, आकिब जावेद वगैरह ने। तो फिर एट द एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रिटायरमेंट वापस दोबारा से रिटायरमेंट लेने का, तो फिर दोबारा उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन मोहम्मद आमिर के जो फैंस ये चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में खेलें, एक्शन में दिखाई दे, तो अब ये ऑलमोस्ट 100% कंफर्म्ड है कि मोहम्मद आमिर वापस नहीं आ रहे, क्योंकि ना अब उनका माइंडसेट है खुद वापस आने का और ना पीसीबी में कोई ऐसा बंदा है या कोई सिलेक्टर है जो ये ख्वाहिश रखता हो कि आपके मोहम्मद आमिर वापस आए। बाकी सरफराज के वाले से हमने कल भी बताया था कि उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है, अगर सरफराज अहमद आएंगे तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन भी अच्छी होगी, पाकिस्तान टीम में भी बेहतरी आएगी। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सरफराज अहमद को ऐसा सिलेक्टर लेकर, अभी तक बिल्कुल खामोशी है। जरूर ये जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर ये चीजें चल रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल किया जाए, स्पेशली जो असद शफीक और अजहर अली की स्लॉट है उनमें दोनों में से किसी एक की जगह या दोनों को हटा के सरफराज अहमद को डाला जा सकता है। इस हवाले से बातचीत चली जा रही है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें तब्दीली होना आप कह लो कि नजर आ रहा है कि वो हो सकती है। तो उसमें सरफराज अहमद का ही नाम है, क्योंकि जो बैकअप सिलेक्टर थे पहले भी एशिया कप से पहले भी सरफराज का नाम था, तो ऑलरेडी पीसीबी के साथ उनकी चीजें आप कह सकते हो कि चल रही हैं। इवन जब कप्तान भी नॉमिनेट करना था सलमान अली आगा को, तब भी मोहसिन नकवी से सरफराज अहमद की मुलाकात हुई थी, और भी क्रिकेटर्स की हुई थी लेकिन सरफराज की भी हुई थी। तो वो इन टच है सरफराज अहमद, इससे पहले मेंटोरशिप का भी रोल वो अदा कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पीसीबी से दूर हैं, वो पीसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ सोर्स तो ये भी बताते हैं कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैलरी भी लेते हैं जो मेंटोर की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी उनको किसी तौर पे भी अपने कहीं भी चाहे किसी भी रोल में तो इस्तेमाल कर सकता है। तो उस हवाले से सरफराज अहमद फिर आपको सिलेक्शन कमेटी के रोल में दिख भी सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के बाद ही इस पर कोई पेशरफ्त होगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आईसीसी ने जो है वो सिद्रा अमीन को जो है पेनलाइज कर दिया है और किया इस तरीके से कि जैसे ये आउट हुई थी ड्यूरिंग जो है वो 40वां ओवर चल रहा था जिसमें जो है उनकी विकेट चली गई थी, बड़े अच्छे रन इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से किए थे, तो इन्होंने पिच के ऊपर जो है बैड मारा था, जो कि एक आप कह लेंगे इसकी कायद की खिलाफ वर्जी है कि आप विकेट पिच के ऊपर जो है किसी भी हिस्से में जो है वो बैट को नहीं मार सकते हैं, जिसके चलते इनको पेनलाइज कर दिया गया और इनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। देखिए, बिल्कुल लेवल 1 की ये ब्रीच थी और ब्रीच ये थी कि आप अगर कोई भी आईसीसी की या मैच के दरमियान किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को या इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको ये पेनलाइज होता है। एक लेवल 1 की ये खिलाफ वर्जी थी और एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अगर 24 महीने में 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाए तो आपके ऊपर एक टेस्ट मैच का जुर्माना लग सकता है, 2 ओडीआईस या 2 T20s की आपको सजा हो सकती है। तो खैर, सिद्रा अमीन का जो पहला डीमेरिट पॉइंट है वो उनको मिल गया और फौरन से आईसीसी ने एक्शन लिया। लेकिन जहां पर सवाल अली साहब जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जो सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच फीस का जुर्माना की मैच रेफरी ने बात की थी, वो आईसीसी ने ऑफिशियली तो अनाउंस किया ही नहीं। हर जगह रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया, पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ और ये मैच रेफरी का फैसला था एक्चुअली जो पब्लिकली भी किया गया। लेकिन आईसीसी ने इस पर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि सूर्य कुमार यादव पे 30% जुर्माना होगा या कोई ऐसी वैसी बात होगी। बाकी जो कल वुमेन्स का इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस पर कोई ऐसी मेंस जैसी कोई हमें लड़ाई देखने को नहीं मिली जिसको आप कहो कि कोई बहुत ज्यादा वो कोई जहाज गिराए हो या ऐसा कुछ देखने को मिला हो, वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत था कि हाथ शाथ नहीं मिलाया, हल्का फुल्का वो स्प्रे कर रही थी हमारी कप्तान जो है सना फातिमा, तो हल्का सा मुंह चढ़ाया था। जो उनकी वुमेन्स थी वो हल्की फुल्की थी, लेकिन ऐसा कुछ चीज देखने को नहीं मिली कि वो धक्कम धुक्का नजर आ जाए। हल्का फुल्का बॉल भी ऐसे करके हमने दिखाया कि 1-2 जगह गर्मा गर्मी हुई, लेकिन वो एक मैच की मूवमेंट ही पे हमने देखी, कोई ऐसा पर्सनल हमने चीज नहीं देखी जैसे मेंस में देखा था एक दूसरे के साथ पर्सनल हुए थे सारे, मैच के बाद भी बड़ा रोला बना हुआ था, वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस हवाले से अगर आप देखो तो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव के ऊपर आईसीसी ने वो बिल्कुल एक्शन नहीं लिया, लेकिन यहां पे फौरन से ले लिया। लेकिन हाँ,
यहाँ पे थोड़ा फर्क भी था क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे था, उन्होंने बल्ला पिच पे मारा, बाद में उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम की। ऐसा नहीं था कि किसी खिलाड़ी के साथ उनका तू मैं हुआ हो और उसके बाद इंडियंस को छोड़ दिया और जो हमारा किसी खिलाड़ी है उसके ऊपर सदा लगाई हो। लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि आईसीसी ने तो बड़ी जल्दी दिखाई है, वो जो मैच था सूर्य कुमार यादव का 30% जुर्माना का, वो तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है माइकल अथर्टन के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि अब जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैच हैं ये नहीं होने चाहिए। आईसीसी को उन्होंने कहा कि इनको जो रोक देना चाहिए। कहानी ये है कि उन्होंने ये कहा कि पहले ये होता था कि दो ममालिक को जोड़ने के लिए जो ये क्रिकेट को यूज किया जाता है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को क्लोज लाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगा है एशिया कप के बाद के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है इससे मजीद प्रोपेगेंडा किया जाता है, मजीद चीजों को जो वो हवा मिलती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो है वो अगेंस्ट चीजें जाती हैं। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मजीद मैच है उसको आईसीसी को रोक देने चाहिए। देखिए, बातें तो उन्होंने सारी सही की हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखकर अगर आप एशिया कप में देखो, उन्होंने एग्जांपल दी कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, और जो बॉर्डर इनकी दोनों की टेंशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए, और वही उसी की एक झलक हमें वहां देखने को मिली कि एक दूसरे को अब्यूजिंग की जा रही है, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे के साथ नफरत की जा रही है, हाथ नहीं मिलाना, मैच खत्म हो गया खिड़कियां बंद कर देना, वो ट्रॉफी ना लेना। और माइकल थर्टन के अलावा बाकी भी सब नहीं बोला है, एबी डिविलियर्स ने बोला है, केविन पीटरसन ने बोला है, रिकी पॉन्टिंग ने बोला है, और भी ऑस्ट्रेलिया के 5-7 खिलाड़ी उन्होंने बोला है, इंग्लिश कमेंटेटर्स ने काफियों ने बोला है। लेकिन माइकल थर्टन ने कहा कि आईसीसी सिर्फ पैसों की वजह से ये करता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रख देता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आईसीसी को चाहिए कि ये मत करे पैसों की खातिर जो आईसीसी मैनिपुलेट करता है और जानबूझ के एक ही ग्रुप में बस इन दोनों को रख देता है। हाँ, अगर मजबूरी में कभी हो जाता है इनका मैच, सेमीफाइनल में मैच आ जाता है, या वैसे अगर बन रहा है मैच तो हो जाए, लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती जो आईसीसी पैसे की खातिर ना भी मैच बनता हो लेकिन जबरदस्ती इन दोनों को एक ग्रुप में डाला जाएगा। ये कभी अब देखो ना, अभी भी जो इतलात है वो यही है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में आईसीसी 3 थकी हुई टीमें डालेगा, और वट एवर, वो कोई भी हो सकती है, वो इटली हो सकती है, वो कनाडा हो सकती है, वो आयरलैंड हो सकती है, और साथ पाकिस्तान इंडिया को डाला जाएगा। तो दो जो है वो इनको साथ रखा जाएगा, बाकी 3 हल्की। तो ये ऑब्वियसली ये कहां पे है कि पाकिस्तान इंडिया आ जाएंगे। पहले तो फिर भी कहा जाता था कि जैसे आप कह लो कि कोई कुरंदाजी के तौर पर डाला जाता था, कोई रैंकिंग बेस पर डाला जाता था जो पहले ग्रुप्स बनते थे। लेकिन अब तो आईसीसी कोई ये चीज फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के साथ इतनी हैवी डील हुई होती है $3 बिलियन की, तो कोई कुरंदाजी शुरंदाजी पे नहीं आईसीसी जाता। बस आईसीसी राइवलरीज देख के पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डाल देता है। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर देता है लोगों को दिखाने के लिए कि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी साथ रख देता है कि देखो जी मैंने उस राइवलरी को भी रख दिया। लेकिन वो हमेशा वैसे नहीं होता, कैश ही उसको करता है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक ग्रुप में नहीं होते, कभी कभी लेकिन आईसीसी दिखाने के लिए ये कर देता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को तो हमेशा आईसीसी एक ग्रुप में रखता है। तो उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के मामला चल रहे हैं, दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के मामला चल रहे हैं, इससे बेहतर है कि ये लोग क्रिकेट ना ही खेलें। अब देखें, अब लेकिन ये उनकी बात जो है, अब ये तो इंडियन फैंस और इंडियन मीडिया तो चीखती रहती है कि जी हमने नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। लेकिन एंड में हमने देखा है कि ना बीसीसीआई इस चीज से रुकता है और ना आईसीसी इस चीज से रुकता है। पाकिस्तानियों को से कोई लेना देना नहीं, हम कहते हैं ठीक है रखना है तो रख दो, नहीं रखना है तो भी कोई इशू नहीं है। हमें इंडिया के साथ खेलने में भी कोई इशू नहीं होता, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होता है, और नहीं खेलना तो भी हमें कोई इशू नहीं है। वैसे भी हम बायोलेटरल सीरीज तो खेलते नहीं इंडिया के साथ। अब मसला ये होता है कि वहां पर इंडियन जो फैंस हैं और जो इंडियन मीडिया है वो तो ये कहते रहते हैं कि जी नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलना जी, लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई का जबरदस्ती 3 बार 3 मैच खेले, क्योंकि हकीकत इसकी टोटल इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स हैं। अगर आप देखो तो अब $3 बिलियन का आपकी साइन हुआ है आईसीसी से। सबसे ज्यादा जो पैसा लेता है ऑलमोस्ट 40% आईसीसी का वो लेता है आईसीसी। पाकिस्तान तो 6% ही लेता है ना, अब 40% बाकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कोई 7-8 तक ले लेते हैं, लेकिन इंडिया 40% लेता है, यानी कि बीसीसीआई। तो सारा इंडिया पाकिस्तान का भी जो रेवेन्यू है उसकी क्रीम तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बीसीसीआई खाता है। आईसीसी के जो रेवेन्यू के आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देख लोगे तो सबसे हाईएस्ट जो आईसीसी ने कमाए होंगे ना पैसे, जब इंडिया पाकिस्तान आपस में जो टकराए हैं, स्पेशली नॉकआउट्स में जहां पे टकराए हैं, वहां पे आईसीसी की पैसों की बोरियां खुली हैं। नहीं देखो, वो तो ब्रॉडकास्टर के साथ डील हो गई ना, आपने कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो तो हो गई डील। मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि जो पैसा जनरेट होता है, अब ये माइकल थर्टन ने कह दिया जी नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच। मैं कहता हूं पाकिस्तान की चलो सुनी नहीं जाती, या पाकिस्तान इसको अहमियत ही नहीं देता, वो कहता है होना है तो हो जाए, नहीं होना तो ना करो। हमारे कोई ऐसा, अगर आप फैन से भी पूछो या पीसीबी से भी पूछो, कोई स्टैंड नहीं होता पीसीबी का कि जी इंडिया के साथ नहीं खेलना या इंडिया के साथ खेलना है। वो कहते हैं करवाना है तो करवा दो, नहीं करवाना तो ना करवाओ। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इंडिया में कितना ट्रेंड चलता है कि बाइकआउट 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 बाइकआउट, एग्जैक्टली। लेकिन बीसीसीआई नहीं करता, और उसकी सिंपल मैंने आपको एक रीजन बता दी
कि जो 3 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 40% इकलौता मालिक बीसीसीआई है। 40% लेगा, बिल्कुल 40% वो लेता है, तो 40% वो जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसका बीसीसीआई लेता है। बाकी पीसीबी 6%, ईसीबी और इंग्लैंड 7-8%, बाकी कोई 3%, कोई 4%, सब इतना इतना ही लेते हैं। लेकिन उसका इकलौता 40% इंडिया ले लेता है, बीसीसीआई ले लेता है। वो इसलिए नहीं रुक सकते, आप जो मर्जी कर लो, वो कभी भी नहीं रुकेंगे क्योंकि 40% उनको मिलता है। इंडियन मीडिया ने भी चीखें मारी, यहां तक चलाया, बहुत नेगेटिव बातें की गई, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एशिया कप में पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रही। लेकिन हुआ ना, 3 मैच हुए एशिया कप में, रिजल्ट जो भी थे, लेकिन पैसा इतना बनाया गया एसीसी की तरफ से, और ऑब्वियसली बीसीसीआई ने भी बहुत पैसा बनाया। आप जो भी बोलो कि यार बीसीसीआई तो वो अपना 15% जो है वो डोनेट कर देता है बाकी बोर्ड्स को, एसोसिएट टीम्स को। यार वो 15% बनता कितना है? वो 22 करोड़ टोटल बनता है, बिल्कुल इंडियन रुपीस में 22 करोड़। उसकी क्या वैल्यू है? वो तो किसी के लिए वैल्यू नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो इंडियन रुपीस के 22 करोड़ की वैल्यू है, ना बीसीसीआई के लिए। हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका के लिए फिर भी थोड़ी सी वो अमाउंट एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो अपनी बायलेटरल से या लीग से पैसा उतना नहीं कमा पाते वो, और आईसीसी का भी उनका शेयर थोड़ा कम है, तो वो उनके लिए वो अहमियत रखते होंगे। लेकिन जो आपका एशिया कप के जो 3 मैचेस हुए, इससे आपने अरबों रुपए कमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इनडायरेक्टली बीसीसीआई के पास कैसे गया? क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने स्पॉन्सर थे भाई, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो सारे इंडियंस थे। यही बात। तो जो नोट कमाया सारा वो टोटल इनडायरेक्टली बीसीसीआई को गया, क्योंकि वो सारे स्पॉन्सर्स बीसीसीआई के बायलेटरल सीरीज के भी थे, और उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई को हाईली पेड किया जो उनकी बायलेटरल सीरीज हुई है। अब आप देखो, इंडिया वेस्ट इंडीज की एक सीरीज चल रही थी अभी, बिल्कुल इवन क्राउड तक उसके अंदर नहीं आया। इंडिया ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो जीत गए, लेकिन क्राउड तक 100-150 बंदा टोटल वो मैच देखने के लिए आया हुआ था। लेकिन बीसीसीआई के जो स्पॉन्सर्स थे वो तगड़े लगे हुए थे, वो खुश थे, उन्हें ठुल्लू फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने एशिया कप से बंडल्स ऑफ करोड़ कमाए हैं। बिल्कुल, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो एक थकी हुई सीरीज चली भी गई। उन्होंने कहा भाई, बीसीसीआई को कहा भाई आपको पूरे पैसे मिलेंगे, बल्कि 2-4 करोड़ एक्स्ट्रा लेने तो ले लो। वजह सिंपल सी है, क्योंकि वही ब्रॉडकास्टर थे जो एशिया कप में थे, और उन्होंने खुला करोड़ों अरबों रुपए कमाया है। तो ये एक एक्चुअली मनी गेम होती है। जरूरी नहीं है कि जो सामने नजर आ रहा होता है ये पैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो बैकडोर से पैसे आ रहे होते हैं वो ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।